हाय एवरीवन, दैट्स आई शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? फटाफट बताइएगा। खुशबू गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शांता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऋतुराज गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे। यार ये कमेंट मुझे ना बार बार ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? राधे राधे, राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे। क्या भाई, लाल फूल पीला फूल? क्या क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? पीडीएफ 1 मिनट लगा दूं? थोड़ा काम ही कर रही थी आपकी पीडीएफ पर। थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बहुत सारा कंटेंट देने के लिए सोच रही थी, तो उसी पे काम करती, इसलिए 2-4 मिनट लेट होगी क्लास। आवाज ठीक आ रही है? गुड मॉर्निंग माय ब्रिलियंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? कैसे हो? 1 मिनट में फॉरवर्ड कर दूं, उसके बाद फिर पढ़ाती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे। अच्छा, कल की क्लास में, मतलब जो लास्ट मैंने क्लास ली थी, उसमें क्या आपको कोई डाउट है? जय भीम जी, जय भीम। हाँ बताओ 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 बताओ, क्या आपको कोई डाउट है? अगर है तो बताओ। जय श्री राम। अरे नहीं, एक आधी लाइन आती है। एक आधी लाइन आती है, ऐसी नहीं आती है ना। इतनी यार कहाँ ही आती है। एक आधी मैंने सुन रखी है तो मैंने कह दी है। अच्छा, मेल हुआ नहीं है क्या? मेल नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मेरी शादी होगी। मेरी शादी से क्या करना है तुम लोग, ये बताओ। सवाल आएगा क्या पेपर में? मैम से पढ़ रहे थे, उस मैम की शादी हो रखी कि नहीं हो रखी है? कैसी बात करते हो यार आप? आ गया ना? दोबारा भी सेंड कर दी थी मैंने। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास का? फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक। फिर मत बोलना मैम आपने पूछा नहीं, मुझे डाउट है। जैसे आज जिसको भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं पावरफुल? चलो ठीक है। हाँ, जिसको भी कल की क्लास में, लास्ट क्लास में डाउट था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी आपको, ताकि आपकी और अच्छी मेमोरी जो है वो बने, और मतलब आपको याद हो, मतलब चीज़ें दिमाग में बैठ जाए आपके। किसी को भी डाउट होता है कल लास्ट क्लास के अंदर, उसके डाउट आज बिना पूछे क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप में ऐड करने के लिए आप कॉल करो मेरे भाई, ठीक है? मैं ऐड नहीं करूँगी, मेरे को कोई वो राइट नहीं है वहाँ पे ऐड करने का। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है ना, वो इसको ऐड, आपको ऐड करवाएंगे, हम ऐड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है जी? चलो, तो हम लोगों ने मंदिर शुरू करे थे, मंदिर पढ़ना जाना था। क्या होता है कि देवालय जहाँ पर देव वास करते हैं, जैसे कि हमारा घर होता है, हम लोग घर के अंदर रहते हैं, ऐसे भगवान जी देव आलय, देवों का आलय, देवों के घर, यानी कि भगवान जी का अपना घर है, जिसे हम देवालय के नाम से जानते हैं। और जो मंदिर शब्द है वो आप लोगों का टेम्पलम शब्द है, यानी कि ये आप लोगों का एक ऐसा शब्द है जो कि लैटिन वर्ड है, बाहर देश का वर्ड है, अपना वर्ड नहीं है, है ना, अपने रूट वर्ड नहीं है, बट हमारे भारत से ही सभी देवी देवताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा मैंने आपको टॉपिक शुरू करवाया था। यहाँ पर क्या करी जाती है? पूजा करी जाती है। मैंने बताया था नागर, देव, द्रविड़ और बेसर। मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ, ये वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है? ऐसे भाग नहीं रही हूँ, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने बताया था नागर शैली कहाँ मिलती है? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में। और इन दोनों का मिश्रण आप लोगों को वेसर मिलता है, जो कि मिड में मिल जाता है, यानी कि दोनों से मिलजुल कर बनाया गया एक और आर्किटेक्चर और एक और स्टाइल। ये कुछ इस प्रकार के टेम्पल्स आपको, रॉक कट टेम्पल, रॉक को काटकर, एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। कालिंगा थोड़ा ओडिशा टाइप जैसे मंदिर है, उनमें आपको देखने के लिए मिलता है स्टाइल। बेसर मिक्स्ड होता है इन दोनों का। और नागर कैसा होता है? इस तरीके का होता है उत्तर भारत में। और द्रविड़ जो है वो आप लोगों का दक्षिण भारत का आर्किटेक्चर होता है। ये हमने जाना था, ठीक है जी? ये इनकी कुछ इमेजेस भी हमने आप लोगों को जो है वो समझाई थी भाई, ठीक है?
हैंग हो गया अरे। ओके, मैंने आपको स्टेजेस समझा दिए थे, ठीक है। ये मैंने बेसिक डिफरेंस भी बता दिया था। चलो एक बार ही यहाँ से हम वापस से रिकॉल करेंगे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के डाउट अरेज हो रहे हैं। हाँ, इस पिक्चर थोड़ा ना बनाना है अजीत, आपको बस ध्यान में रखना है। पिक्चर थोड़ा ना बनाओगे आप यहाँ पे बैठ के, अब पिक्चर पेपर में बनवाई जाएगी तुमसे, कैसी बात करते हो? ठीक है, चलो अब कमेंट रोक दो, अब मेरी बात सुनो। आपको मैंने बताया भी था कि नोट्स कैसे बनाने। भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनो, सबको नोट्स बनाने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो मेरी बात सुनो। जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पहली बात ये, ठीक है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर बनाए गए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाए गए, आप इन्हें फॉलो करो, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के लिए, भाई बच्चों को बड़ा डाउट है इस चीज को लेकर, तो आज से ही क्लियर कर देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अब आप कैसे नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपको लिखना है अपनी कॉपी में। देखो, नोट्स बनाने के तरीके अपने अपने होते हैं। पहला, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, यानी कि पहले से ही प्रिपरेशन के अंदर है, उसको पता है, बहुत सारी चीजें पता है, तो वो अपने नोट्स को, पुराने वाले नोट्स को ओपन करता है, और जो पॉइंट शायद से उसको पिछली क्लास में कहीं पता नहीं चला हो या फिर नहीं वो जानता हो, तो वो उन पॉइंट्स को उसी के साथ लिख लेता है। ये वो बच्चा होता है जो पहले से पढ़ रहा बच्चा होता है, ठीक है। जो पहले से पढ़ रहा बच्चा होता है, पहले से पढ़ रहा बच्चा होता है, वो अपने प्रीवियस नोट्स में ही जगह बनाकर या फिर उस पर कोई स्टिकर टाइप ऑफ सा लगाकर वहां पे काम करना शुरू करता है। जो उसे पॉइंट नहीं पता वो पॉइंट लिखता है। बट एक बिल्कुल ऐसा बच्चा होता है जो कि इनिशियल लेवल से क्लास को स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इन नोट्स को फॉलो करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपनी चीजों को टेबुलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो आप टेबुलर फॉर्म में जैसा बनाओगे आपको और आसानी होगी। जैसे कि मैं हर एक चीज का आपको एक्सप्लेन करके टेबुलर फॉर्म देती हूँ। अगर आप देख रहे हो, अगर आप क्लासेस को एग्जामिन कर रहे हो, जो हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, कि पहले मैम थ्योरी पढ़ा देते हैं, और थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको लास्ट में मैं एक फ्रूट देती हूँ जिसको मैं कहती हूँ कि टेबुलर फॉर्म है ये। स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करोगे, इनको पढ़ोगे, तो आपका टाइम सेव होगा। यानी कि एंड मौके पर जब आप काम करते हो तो आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। नोट्स मेरे पास है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप क्या करेंगे, आप उन्हीं नोट्स में से टेबुलर फॉर्म में चीजों को बनाएंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल टेम्पल पढ़ा रही हूँ आज, ठीक है। तो ये भगवान, सॉरी, समझ गए ना, टेम्पल पढ़ा रही हूँ, तो टेम्पल कौन से समय का है मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया ये बताऊंगी, है ना। और कहाँ पर है, कहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, जैसे कि टेम्पल यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है, मॉन्यूमेंट में, तो मैं लिख दूंगी यूनेस्को में इंक्लूडेड है, बोला पॉइंट लिख दूंगी। यस है तो यस, अगर यस है तो कब। तो मेरे पढ़ने का तरीका तो भाई यही है कि मैं पहले थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट बना लेती हूँ। ये शॉर्ट नोट मेरे इतने काम आते हैं, इतने काम आते हैं कि मैं क्या बताऊँ, है ना। मेरे शॉर्ट नोट मेरे इतने काम आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो तो आप फॉलो करें। जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उसमें मैं टेबुलर फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि देखो हम भी लर्निंग फेज में है, ऐसा नहीं है कि हमें हमें संसार की सारी नॉलेज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जितनी नॉलेज ले सकते हो उतनी नॉलेज आपको देते हैं। जितना मेरे अंदर होगा मैं उतना आपको दूंगी, बताऊंगी कि भाई ये ऐसे 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 होता है, आप इसको फॉलो करें। इन केस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसमें भी एक छोटा सा लाइन लिख लिया करो कि भाई ये चीज भी इसके अंदर है। क्योंकि सेल्फ स्टडी जब आप करते हो तो आपको बहुत कुछ खोजने के लिए और बहुत कुछ मिलता है। मेरा तरीका यही है स्टैटिक जीके जीएस को पढ़ने का, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का स्टैटिक जीके। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो आप फॉलो करें, मैंने बता दिया। आप जीके जीएस में भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर कैसी पढ़नी है। अब करंट अफेयर आप पढ़ते हो मिक्स। अब आज के बाद मुझसे कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि नोट्स कैसे बनाए, मैं बहुत टाइम दे रही हूँ उसको समझाने के लिए, ठीक है।
तो करंट अफेयर कैसे बना? अब करंट अफेयर आप पढ़ते हो डेली मिक्स, मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ। मैंने सुबह भी ये चीज आप लोगों को समझाई। अगर आप करंट अफेयर की क्लास लेते हो तो आप मेरी बात समझोगे। पहली बात क्या है कि जब मैं मिक्स पढ़ा रही हूँ तो आपके पास एक रफ नोटबुक होगी, और वो रफ नोटबुक आपकी भी काफी ज्यादा मदद में आएगी। आप डेट वाइज काम करें अपना, यानी कि आज क्या होगी, 10 फॉर एग्जाम्पल आज 11 होगी ना, 11 मई होगी, तो 11 मई की करंट अफेयर, फिर 12 मई की करंट अफेयर, फिर 13 मई की, ऐसे तो बनाओगे। बट आप कैसे बनाओगे? आपको चीजें लंबे समय तक याद रखनी ना, कोई और तो आएगा नहीं दूसरा याद करवाने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप जैसे कि मैंने इसके अंदर अपॉइंटमेंट पढ़ा दी आज, है ना, आज मैंने अपॉइंटमेंट से 2 सवाल पढ़ा दिए, आज मैंने स्कीम से 3 सवाल पढ़ा दिए, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को किससे सवाल करवा दिए, क्या बोल सकते हैं, एक्सरसाइजेस से सवाल करवा दिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। सपोज टू भी मैंने ये 3 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपके पास A4 पेज होता है ना, A4 अगर नहीं है तो अपनी कॉपी के 4-4 पेजेस डिवाइड कर दो कि 4 पेज इसके लिए, 4 पेज इसके लिए, 4 पेज इसके लिए, 4 पेज इसके लिए, ठीक है। मैं बोलूंगी A4 साइज पे लिखो, क्योंकि अगर आपको पेज को ऐड करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फोल्डर में डाल लो, स्टेपल कर दो, बन जाएगा काम। अपॉइंटमेंट है तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट आप लिखते चलो, कि ये मत लिखो कि मैंने इस तारीख को ये पढ़ाया था, कोई जरूरत नहीं है। आप लिखो कि नेवी के अभी फिलहाल में नए चीफ कौन बनाए गए हैं, आप लिखो CDS कौन बनाया गया, आप लिखो क्या बोलते नीति आयोग की CEO कौन बनाई गई है, आप लिखो क्या बोलते गैल का कौन नया चेयरमैन बनाया गया, आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग कौन बनाया गया, आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो आपकी अपॉइंटमेंट सारी ऐसी तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही आप लोगों की स्कीम्स हो जाती हैं कि भाई आप लोगों के, आप ऐसा बना लो, ठीक है। जब आप स्कीम्स लिखोगे तो आप और इसको और एलोबरेट कर सकते हो। कैसे एलोबरेट कर सकते हो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि आप आंध्रा की स्कीम्स लिख रहे हो, आंध्र प्रदेश की स्कीम्स लिख रहे हो, तो एक पेज आंध्रा के लिए बना लो कि आंध्रा में ये स्कीम्स आई हैं। फिर एक पेज आप लोग मध्य प्रदेश की बना लो, मध्य प्रदेश की आपकी ये स्कीम आई है। तो आप स्कीम्स भी चैप्टर वाइज पढ़ लोगे, आपका सब कुछ वेल अरेंज मैनर में होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये सब बता दिया। आज के बाद कोई बच्चा मेरे से सवाल नहीं करेगा कि मैम मैं अपने नोट्स कैसे बनाऊं और कैसे नहीं बनाऊं। ऐसी एक्सरसाइजेस को लेकर बनाना है, ऐसी सब चीजों को लेकर बनाना है, ठीक है। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब जो बच्चा बोलेगा मैं इसकी एक वीडियो कट करवा दूंगी कि सर ऐसा ऐसा इस वीडियो को निकला दो, ताकि बच्चे तक पहुंच जाए ये वीडियो, हर एक बच्चे तक, ठीक है। समझ गए? हाँ, थ्योरी बनाओ, उसके शॉर्ट्स नोट बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जब तक अपनी भाषा में नहीं लिखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आज के बाद ये सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ओके। अब चैप्टर पढ़ाऊं मेरे भाई? चलो, थ्योरी नोट कर। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना कि आप नहीं नोट करते हो मेरे भाई, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है कि आप नोट नहीं करते हो। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ठीक है। चलो अब पढ़ो चुपचाप। अब देखो क्या चीजें हैं। अभी मैंने आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू करा था चैप्टर, मैं रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपकी रिकॉलिंग पावर भी बढ़े, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था कि नागर शैली जो होती है वो उत्तर भारत में आपको देखने के लिए मिलती है, बेसिकली हिमालयाज और विंध्यास के बीच में। अभी हिमालयाज और विंध्यास आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, इतना मैं घुसूंगी नहीं इसके अंदर वरना हमारा चैप्टर छूट जाएगा। तो जो आपको नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया और उत्तर भारत में टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे, मेजरली विंध्यास और हिमाचल के मध्य है, विंध्यास और हिमाचल के मध्य, वो आपके नागर शैली पर है, ठीक है। नागर शैली बता चुकी हूं क्या होती है। द्रविड़ शैली अगर मैं बात करूं, द्रविड़ शैली आप लोगों को दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगी, और आप ये बोलना कि साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अच्छा, वेसर शैली जो है वो आप लोगों की दोनों का मिक्सचर होता है और दोनों के मध्य आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सा? नागर और द्रविड़ का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को समझनी थी कि मंडप क्या होता है। मंडप भी 3 प्रकार से मैंने आपको विभाजित करके बताया था कि मंडप बेसिकली वो जगह है जहां पर हम लोग एकत्र होते हैं, जहां पर हम लोग खड़े होते हैं। अब मंडप को भी 3 तरीके से उसने कैटेगराइज करा था, तो उन चीजों को हमें समझना वापस है। तो गर्भगृह क्या होता है? जहां पर आप लोगों के मेन भगवान जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, तो शिव जी की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। वो मंदिर भी उसी नाम से जाना जाएगा, और मुख्य द्वार पर जब आप जाओगे सीढ़ी चढ़कर तो आपको क्या दिखाई देंगे? वो वाले भगवान जी दिखाई देंगे। दिस इज नोन एज गर्भगृह। दूसरा आप लोगों का आता है मंडप। मंदिर का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि आप कह लो कि प्रांगण। जैसे हम हमारे घर के अंदर एक बेडरूम है, हॉल जिसको हम लोग बोलते हैं हॉल, सिंपल। हॉल में बहुत बड़ा होता है ना। अब आप ये नहीं है कि हमारे घर में बड़ा हॉल नहीं है,
ऐसी बात नहीं है, कंपैरेटिवली रूम से बड़े हॉल्स आपको मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते तो बहुत बड़ी बात नहीं, बट मंदिर के जो हॉल होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, दैट इज नोन एज मंडप। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का क्या आता है भाई, अंतराल आता है। तो गर्भगृह और मंडप के बीच का भाग होता है, ये गर्भगृह जहाँ भगवान जी हैं और मंडप जहाँ पे हम लोग हैं, तो इसके बीच का जो गैप आता है जहाँ पे केवल पुजारी वगैरह खड़े होते हैं पूजा करने के लिए, दैट इज नोन एज आप लोगों का कौन सा, दैट इज नोन एज आप लोगों का अंतराल। ठीक है, गर्भगृह और मंडप के बीच का भाग। मंडप स्तंभों वाला सभा स्थल, अब केवल ये मंडप बता रहा है आपको, ये महामंडप है। महामंडप क्या है, बड़ा ही है ना। मंडप मैंने बोल दिया एक लाइक का हॉल होता है। ठीक है, मंडप को भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया कि महा यानी कि सबसे बड़ा। उसके बाद बात करता है आप लोगों से मंडप स्तंभ वाला। अब मंदिर में आपको पिलर भी तो देखने के लिए मिलते हैं, ना, तो ये वाला स्पेस, पिलर वाला स्पेस, तो स्तंभों वाला सभा स्थल, स्तंभों वाला जहाँ स्तंभ लगे हुए हैं वो बोला सभा स्थल, यानी कि सभा जहाँ पे एकत्र हो रही है। इसके बाद अर्धमंडप प्रवेश भाग, यानी कि जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे मंदिर में आए हो, सपोज टू बी दिस इज योर टेम्पल, दिस इज योर टेम्पल, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, स्टेयर्स मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली स्टेयर्स जो है वो कम एरिया पे मिलेगी, बाकी जाकर ये बड़ा हो जाएगा जगह। ठीक है, ये अपने आप में एलोबरेट होएगी। तो ये जो प्रवेश द्वार है ना, ये वाला आप लोगों का अर्धमंडप प्रवेश भाग, यानी कि जहां से आप मंदिर में छोटी सी जगह से एंटर कर रहे हो बट बाद में वो बड़ी हो रही है, तो इसलिए मंडप बड़ा होता है। इसलिए मंडप को 3 कैटेगरी के अंदर हमने डिफाइन जो है वो कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये आप लोगों को इमेज बताई गई थी। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि अगर आप टेम्पल के बारे में समझ रहे हो, ये टॉप का जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आप लोगों का कौन सा मैम, कलाश। ठीक है, क्या बोला जाता है, कलाश और अमलक भी कहा जाता है। यानी कि ये जो गोलनुमा है ना, गोलनुमा स्ट्रक्चर है, राउंड टाइप ऑफ चक्र सा है ना, इसके ऊपर का भाग जहां पे फ्लैग लगाया जाता है मंदिर में, जहां पर फ्लैग लगाया जाता है। तो ये बोल रहा है आप लोगों से कि शिखर के शीर्ष पर स्थित भाग को आप लोग कलाश कहते हो, या फिर कलश, कलश भी कह सकते हो, कलाश नहीं कलश बोलेंगे हम इसको, है ना, कलश ही होगा ना ये। तो इसको हम लोग आमलक कहते हैं, कलश को, यानी कि कलश टाइप ऑफ सी चीज आपको दिखाई दे रही है मंदिर के टॉप पर। अच्छा, मंदिर के टॉप के नीचे वाले पार्ट पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये वाली क्या बात हो जाती है आप लोगों की, शिखर, है ना, ये वाला पॉइंट बेसिकली शिखर। तो गर्भगृह के ऊपर की मीनार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भोलेनाथ का टेम्पल है, तो भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर हम देखेंगे ना, ऐसे कोनिकल हमें दिखाई देगा, दैट इज नोन एज आप लोगों का शिखर, शिखर बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा मैम जी, विमान। विमान क्या है, मुख्य मीनार के रूप में जो है वो जाना जाता है टेम्पल के अंदर। ठीक है, ये अपने हम पता करके जो है वो गए थे। इसमें मैंने आपको बताया था गोपुरम क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है, जैसे मैंने बताया था मेरो वृंदावन लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ऐसा विश्व का भारत का सबसे बड़ा जो है वो आप लोगों का रामनाथ स्वामी टेम्पल दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलता है। ये हम सब कुछ कर चुके थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें और डीप डाउन जाके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको, देखो ये थ्योरी होगी, थ्योरी भी आज मैंने आप लोगों की टेबुलर फॉर्म में बना दी है सारी की सारी। पहले मैंने डिटेल ऐसी लिखनी चाहिए, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मैं ऐसा दूं कंटेंट ताकि वो अच्छे से समझ पाए एक एक चीज को, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में सारी की सारी चीजें बना दी आपके लिए, ताकि आपके पास बिल्कुल कट टू कट नोट्स हो, आपके पास, आपको ना इधर भटकना पड़े ना उधर भटकना पड़े। बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में मैंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम बता दिए कहाँ कहाँ पर है ये। ठीक है, तो आज की क्लास जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर जानने वाले हैं मंदिरों के बारे में और थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़ना कि कौन कौन से टेम्पल आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये नहीं हुआ, यहाँ से यहीं से पढ़ाना है मुझे। ठीक है, यहीं से मुझे आपको पढ़ाना है, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ अर्लियर हिंदू टेम्पल, प्रारंभिक हिंदू भारत का मूल स्वरूप रहा कैसा, है ना, मूल स्वरूप। हमने जाना था कि मैम ये जो शब्द है वो इंडियन शब्द है नहीं, लैटिन शब्द है जहाँ पे देव निवास करते हैं। ये केवल धार्मिक स्थलों से नहीं जुड़ा, ये आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के साथ भी जुड़ा है। ये सब हम पढ़ कर आए हैं, बट फिर भी आपको ये समझाना पड़ेगा मुझे कि फिफ्थ जो 5वीं शताब्दी थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप लोगों के आसपास जो है हमें मंदिर के विकास के बारे में पता चलता है। जब हमने जाना था कि गुप्त एरा था, गुप्त एरा था, वहां से हम और बहुत सारी चीजों को जानते थे। पहले छोटी छोटी चीजें होती थी, पहले खाली मंदिर में ऐसे स्ट्रक्चर होता था, भगवान जी की मूर्ति रख दी जाती थी, उसके बाद धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। तो बस यही बोल रहा है कि जो इतिहास मिलता है आपको वो 5वीं सदी से मिलता है, 5वीं शताब्दी और 5th सेंचुरी से देखने के लिए मिलता है।
दूसरा पॉइंट, वर्गाकार गर्भाकार के रूप में शिखर होता था। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों से, वर्ग आकार क्या होता है, चौकोर, यानी कि आप लोगों का स्क्वायर टाइप ऑफ सा मंदिर आपको देखने के लिए मिलते थे। और उसी मंदिर में आप लोगों को यहाँ पे गर्भ ग्रह देखने के लिए मिलता था, जहां पे भगवान जी बैठे हुए होते थे। मंदिर मतलब पहले कैसे आते थे, पहले आपके स्क्वायर फॉर्म में ही मिलते थे इनिशियल लेवल पर, 5th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा से डिजाइनदार नहीं। आज तो आप देखते हो कि भाई मंदिर के पीछे आप लोग की जो शनिदेव जैसी, शनिदेव जी की मूर्ति होती है टेम्पल के पीछे, आप लोगों की यात्रा भी बना रखी होती है ना, सारे प्लैनेट्स के ऊपर। आप मंदिर जाते हो तो आपको मालूम होगा कि पीछे एक ऐसी यात्रा सी बन जाती है। मंदिर के पीछे आप सभी देवी देवताओं को, मंदिर होता है मेन, भगवान जी बैठे होते हैं, उसके पीछे भी आपको ऐसे एक जगह मिलती है जाने के लिए, यात्रा कह लो छोटी सी। ठीक, उसके बाद आप लोगों का इसे लैटिन, इसे इसका जो नोन एज लैटिन, ठीक है, नागर स्टाइल। अब हम नागर स्टाइल की बात करें, यानी कि ये जो शब्द आया है टेम्पलम, वो लैटिन से आया है शब्द से, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, गर्भगृह क्या हो जाता है, देवता की मूर्ति रखने का पवित्र स्थान, जहां पे मेन ईश्वर की मूर्ति रखी हुई है। अभी अभी समझा के हटी हूँ। शिखर गर्भगृह के ऊपर बना हुआ ऊंचा भाग, ये बिल्कुल ऊंचा भाग शिखर, ठीक है। अब ये मॉडल जो है आप लोगों के हिंदू मंदिरों की आधार बनी, यानी कि इसी तरीके से सभी के सभी मंदिर जो है वो बने हुए हैं भारत के। यही आधार है कि क्या है शिखर है, क्या है गर्भगृह। आपको हर एक मंदिर ऐसा ही दिखेगा, बट महत्व हर एक मंदिर का अलग अलग है, इंपॉर्टेंस हर एक टेम्पल की अलग अलग आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, अब ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा, गर्भगृह वापस बता रहा है, नहीं नहीं, यहां देखो, गर्भगृह को लेकर अलग से बता रहा है कि गर्भगृह क्या है, ठीक है। तो एक छोटा पवित्र कक्ष जिसमें एक प्रवेश द्वार होता है, यानी कि स्मॉल सा एक चैम्बर, जो कि एंट्रेंस के लिए जाना जाएगा आप लोगों का गर्भगृह। भगवान जी की मेन मूर्ति जहां रखी होती है उसके बाद ये बता रहा है, ठीक है। यह मुख्य देवता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होती है, यानी कि क्या होता है, मेन डेटी की मूर्ति आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, मेन ईश्वर की। यह पूजा और अनुष्ठान का केंद्र होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको और एलोबोरेट करके पढ़ा रही हूँ, तो ये मत बोलना कि मैम आप लिखने नहीं दे रही हो, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए कि मैम आप लिखने नहीं दे रही हो। मेरे भाई मैं आपको सब बता चुकी हूँ, मैं और एलोबोरेट कर रही हूँ आपको, और अच्छे से आपको आपके दिमाग में चीजें बैठे, ठीक है। हाँ, ठीक, चलो। इसके बाद मंडप, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, परेशान नहीं होना यशिका, ठीक है, परेशान नहीं होना। टाइम जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे एक एक चीज बताऊंगी, ठीक है। अब इसको छोड़ के बीच में कुछ और बताऊंगी तो आधे से ज्यादा बच्चा घूम जाएगा कि ये क्या बता रही है मैम, ठीक है। एक भी इमेज में तुमको मंडप नहीं दिख रहा, क्यों? तुमको लास्ट क्लास में मंडप दिखाया नहीं था क्या होता है, और अभी मंडप दिखाया नहीं क्या होता है, दिखाया नहीं मंडप क्या होता है मेरे भाई, दिखाया तो है। ऐसे कैसे बोल सकते हो आपकी एक ही इमेज में, आपको एक भी इमेज में आपको मंडप नहीं दिखाई दे रहा, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, गलती आपकी है, मेरी नहीं है। कल भी दिखाया, लास्ट क्लास में भी दिखाया, आज भी दिखाया। ठीक है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, क्योंकि तुम्हारे पेपर में आती है ये चीज, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है 10 बार कहने का, तुम्हारे पेपर में आती है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में अभी से ही घुस जाए सारी की सारी चीजें, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। बोलो तो नहीं करती, मेरा क्या, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, है ना। चीजों को समझते नहीं है, तुम्हारे लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम्हारे लिए बार बार एक एक चीज को बोल रहे हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में यहीं पे सेट हो जाए, तुमको बार बार भटकने की जरूरत ना पड़े, है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, मंडप आता था। देखो भाई मंडप वाले, भक्तों के लिए आप लोगों का स्तंभ युक्त हॉल, और या फिर आप ये कह सकते हो कि बरामद, यानी कि भक्त हम लोग जहां पर जाके खड़े होते हैं। मैं आपको जब से बोल रही हूँ कि मंडप क्या है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, महामंडप, अर्ध मंडप, मंडप। बट वही प्लेस है जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं। हमारा प्लेस, भगवान जी का प्लेस गर्भगृह के अंदर है, हमारा प्लेस मंडप में है। मंडप को 3 पार्ट से हमने डिवाइड किया। महामंडप बहुत बड़ा मंडप, अर्धमंडप कौन सा, जहां से आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे स्तंभ है, और एक मंडप जहां जो कि प्रवेश द्वार है, सीढ़ी के साथ बड़ा हो रहा है जो होल, ठीक है। भक्तों के लिए स्तंभ युक्त, ठीक है।
अच्छा, सभा और प्रार्थना करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला प्लेस, मंडप, यहाँ पे जहां आप लोग खड़े होते हो, आरती वगैरह करते हो, भगवान जी से मांगते हो कि भगवान जी इस बार सिलेक्शन करवा दो, वही वाला प्लेस। ठीक है। शिखर और विमान, विमान बेसिकली क्या होगा, जैसे कि आपको टेम्पल की ऐसी चोटी दिखाई देती है, जब आप कभी मेन मंदिर जाओ, ठीक है, किसी भगवान जी के मंदिर जाओ, ऊपर उठ के देखना, आपको वो दिखाई देगा, ऐसा जाता, वो कोनिकल जाता दिखाई देगा। यानी कि जब आप देख रहे होगे तो ऐसे जगह तो ज्यादा होगी, धीरे 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 करके वो कम होते। एरोप्लेन देखा है ना, हवा को चीरता हुआ जाता है, तो आगे से क्या होता है, थोड़ा कोनिकल होता है, पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वैसा वाला। ठीक है, आ गया यशिका समझ में? देखो, तो क्या बात करते हैं, शिखर और विमान, मंदिर के ऊपर पर्वतकार यानी कि पर्वत के आकार का ऊंचा भाग, ये वाला भाग मेरे भाई, ये वाला भाग, ये वाला, ये है ना, जैसे यहां से यहां तक जा रहा है, दैट इज नोन एज शिखर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में जो आपको टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे, वो ऐसे कर्व से देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा। ठीक है। दक्षिण भारत में आपको जो कि पिरामिड शेप ऑफ टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ऐसा 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 करके। ठीक है, थोड़ा कोनिकल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, बट हाँ पिरामिड मिलेगा आपको। ठीक है, पिरामिड आपने शेप देखी कैसी होती है। अच्छा, इसके बाद क्या बात करता है आप लोगों से, क्या बात करता है, वाहन और ध्वज स्तंभ, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो अब ये देखो आप लोगों का क्या होता है, वाहन और ध्वज स्तंभ, मुख्य देवता का वाहक गर्भगृह के सामने रखा हुआ होता है, भोलेनाथ का। आपने देखा होगा नंदी जी बाहर बैठे होते हैं सामने, बहुत सारे टेम्पल्स में आपने देखा होगा। इसके ऊपर इमेज ओवरलैप हो गई है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट इंग्लिश आप इतनी सी समझ सकते हो, इतनी सी समझ सकते हो ना। तो आप ये जान रहे हो कि जो भगवान जी हैं उनके सामने रखा हुआ उनका वाहन है। हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा है ना, हमारे पास कार है, स्कूटी है, बस है, ऑटो है, हमारे पास सब है ना, हमारे पास अपना भी है, हमारे पास हम रेंट देकर बाहर भी चल जाते हैं, ऑटो से जाना तो पैसा देंगे, रैपिडो पे जाना तो पैसा दे देंगे और चल जाएंगे, उस समय के लिए हम उसको किराए पे ले लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं। भोलेनाथ के पास में अपना नंदी है, कृष्ण जी के पास अपनी गैया है, शेरावाली माता के पास अपना शेर है, तो हर एक भगवान जी के पास अपना अपना वाहन है जो कि एनिमल्स है। ठीक है, गणेश जी के पास अपना रैट है, चूहा है। समझ गए? या तो वो मंदिर में आपको ऐसा पूछेगा वाहन क्या होता है, तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि मंदिर के मुख्य जो भगवान जी का गर्भगृह है उसके बाहर आपको दिखाई देते हैं। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि उनके वाहन जिसपे वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसके बाद बात करता है फ्लैग पिलर प्लेस्ड आप लोगों का एक्साइली, ध्वज स्तंभ सामने स्थापित किया जाता है, ध्वज स्तंभ, ध्वज, ठीक है, उसका स्तंभ जो है वो सामने प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट, अब नागर शैली नॉर्थ इंडिया की है, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया की है, वेसर जो है वो मिक्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, जैसे जैसे मंदिर जटिल होते गए हैं आप लोगों का, वैसे वैसे आप लोगों की ज्यामितियां डिजाइन द्वारा अधिक मूर्तियां और सजावटी भाग भी जुड़ गए हैं। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा है वैसे वैसे हमें अलग अलग आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल राम प्रेम मंदिर, जैसे आप लोगों का राम मंदिर, जैसे कीर्ति मंदिर, यानी कि बेसिक एग्जाम्पल है राम मंदिर। देखो आज वैसा नहीं होगा जैसे राम जी के टाइम पे था, नहीं ना, तो इसमें आपको नया आर्किटेक्चर, नई मूर्तियां, नए डिजाइन, नया वास्तुकला जो है वो देखने के लिए मिलेगी। समय के साथ ये बदल गया है ना, आज के टाइम पे, क्योंकि भगवान जी कह रहे तुमने मेरा घर अपनी मर्जी से बना दिया, है ना। चलो ओके, अब क्या होता है, अगर हम इनके बारे में मूर्तिकला और प्रतिमा विज्ञान, और अगर हम बात करें आप लोगों से ऑर्नामेंटल चीजों को लेकर, तो क्या क्या थी पहले। ठीक है, देवताओं की मूर्तियों और प्रतीकों का अध्ययन इसके अंदर हम लोग करते हैं, यानी कि प्रतिमा विज्ञान, जो आइडल हमें देखने के लिए मिल रही है उसकी साइंस पीछे की है क्या, वो बात कर रहे हैं। तो देवताओं की मूर्तियों और प्रतीकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेटी इमेज एंड सिंबल्स, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो पौराणिक कथाएं और प्रतीकों पर आधारित पहचान, हम कैसे पहचानते हैं मैम, जो पुरानी आप लोगों की माइथोलॉजिकल चीजें हैं उनसे, और जो सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशंस है उनके साथ हम इनके बारे में और जानते पहचानते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस चेंज इमेज स्टाइल, यानी कि आज जो आप लोग सामाजिक प्रभावों को देख रहे हो, आज जो आप रियल टाइम में रहकर बदलावों को देख रहे हो, प्रभावों को देख रहे हो, उनकी शैलियों को बदलता हुआ देख रहे हो, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं कि पहले कैसा था, और पहले चलता 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 हम कॉपी भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आज कैसा है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानते हैं। मंदिरों की मूर्ति और सजावट के लेकर हम क्या बात करते हैं,
मंदिरों में आप लोगों का विस्तृत मूर्तियों और बेसिकली जो डेकोरेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके साथ मूर्तियों की स्थापना जो है उसके बारे में बात करते हैं कि जब आप लोगों का मंदिर में किसी भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। राम मंदिर के बारे में आप सभी जानते हो, शीशा सामने रख दिया गया था कि वो शीशा जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो शीशा क्या होता है, चटक जाता है, टूट जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं ना, जब भी कोई भगवान जी की आपके यहाँ पर मंदिर में मूर्ति लाई जाती है तो उनके प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, यानी कि उनमें जान डाली जाती है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़ी बड़ी पूजा कर कर। ऐसे ही नहीं कि आप ले आए मूर्ति और आपने रख दी और आप पूजा करने लग गए। उसको रखने के कुछ रूल्स हैं, उसको रखने के कुछ नियम है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालनी होती है ना, और वो पंडित लोगों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, Sorry, I can't help with that. तुमसे पूछा ही किसने है, ये अपने आप चल जाती है कभी कभी। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं खुशबू? ये तो यार, ये तो पंडित जी से बात करो यार, ये मेरे को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात है। क्या रिपीट करना है? सिद्ध, सिड, सिड, अच्छा सिड को कुछ रिपीट करवाना है जी, आप भी सुन लीजिए, आपका भी रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो क्या था भाई, देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन के बारे में हम लोग इसमें जानते कि पहले क्या मूर्ति थी, किस भगवान जी की मूर्ति थी, क्या टाइम था उस भगवान जी का, ऐसी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो पौराणिक कथाएं, जो पुरानी कहानियां बनी हुई हैं, जैसे रामायण महाभारत के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है कि भाई इसने यहाँ पर शिवलिंग लगाया, इसने यहाँ पर पूजा करी, भगवान जी ने ये अवतार दिया कि तुम देवी बन गई हो, ये इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद क्षेत्रीय और सामाजिक प्रभाव, यानी कि जो आज के टाइम पर आप लोगों को बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके बारे में भी हम इसमें जानते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ राज, ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आ गया आपको, डेकोरेशन समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमुख मूर्तिकला के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स बात करें, जैसे गंगा और यमुना की मूर्ति प्रवेश द्वार पर होती है। गंगा और यमुना की मूर्तियां प्रवेश द्वार पर रखी जाती है। गंगा एंड यमुना प्लेस एट द टेम्पल एंट्रेंस, ठीक है, इनकी मूर्तियां। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, द्वारपाल गोपुरम या फिर प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाते हैं। द्वारपाल कौन होते हैं? जो कि रक्षा करते हैं, मंदिर में खड़े होते हैं ना तलवार लेके, आपने देखा होगा। आप मंदिर मथुरा में गए हो, है ना, जहाँ पे क्या है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो वहां पे मंदिर के बाहर द्वारपाल भी बना रखे, ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने, मस्त खड़े हो, ऐसा द्वारपाल। ठीक है, तो द्वार यानी कि गेट, पाल मतलब रक्षा करने वाला, एंटरिंग नहीं देने वाला या फिर एंट्रेंस नहीं देने वाला। जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो आपको इन्विजिलेटर मिलता है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दिखाना होता है, अपनी कोई आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड दिखाना होता है कि आप वही बच्चे हो जिसका आज एग्जाम है। ऐसे ही किसी को वो अंदर नहीं आने देते। ठीक है, तो वो होते हैं द्वारपाल, एग्जामिनेशन हॉल वाले, अंदर आपको इन्विजिलेटर्स मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करता है मिथुन, नवग्रह और यश प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, यानी कि ये इसमें और एलिमिनेट आते हैं जो कि प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं कि भाई कोई ऐसा अंदर आ तो गए हो बट अंदर आके हानि ना पहुंचाओ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीप डाउन है, ये यूपीएससी तक के लेवल को टच करने को हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है आप लोगों का अष्टदिक्पाल, जो कि 8 दिशाओं की ओर मुख किए हुए होते हैं। 8 दिशाएं है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ऐसा करके। ठीक है, तो उपमंदिर देवता के परिवार या फिर अवतारों को समर्पित होता है, यानी कि जो देवता है, जैसे कि हमारी फैमिली है, हमारा घर है, हमारे घर के अंदर बहुत सारे रूम है, ज्वाइंट फैमिली है, तो क्या होगा कि एक रूम हमें मिल रखा है, एक रूम चाचा जी को मिल रखा है, एक रूम ताऊ जी को मिल रखा है। तो ऐसे ही अगर बहुत बड़ा एरिया है तो पर्टिकुलर एक ही एरिया में बहुत सारे घर बना दिए गए हैं, जैसे कि एक टेम्पल है, एक टेम्पल के पास में छोटे छोटे टेम्पल्स और बना दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भगवान जी के रिश्तेदार रह रहे हैं, ऐसा वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे रक्षा करते हैं, ये रक्षा है, मिथुन, नवग्रह और यश। ये थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया, डाउन चला गया, डीप डाउन चला गया, रहने दो, इसमें आपके लिए ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया, बट इतना आपके लिए डीप डाउन जाना सही भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये रक्षा करने वाले होते हैं, सेफ गार्ड उनको कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, सजावटी चीजें क्या होती है? तत्व, या फिर आप क्या क्या किस किस चीजों से सजाते हो? कलश से सजाते हो, आमलक होते हैं आप लोग, कल्पलता होता है, ये सारी चीजें सजावट के लिए भी होती है, जैसे कि मंदिर का आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, मंदिर के विभिन्न भागों में सजावटी रूप का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी कि अलग अलग चीजें हैं,
जिससे मंदिर को सजाया जाता है। अब मंदिर जाओगे, अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मम्मी ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है, हम सवाल अक्सर कर लेते हैं, है ना। छोटे बच्चे अक्सर सवाल करते हैं ना कि ये क्या होता है, जैसे आप पूछते हो ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा वाला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया नागर शैली पढ़ो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है भाई। तो पॉपुलर टेम्पल स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के अंदर जो आपको मंदिर देखने के लिए मिलते हैं वो है नागर स्टाइल। फिर बात कर रहे हैं आप लोगों से टेम्पल बिल्ट ऑन द हाई स्टोन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये मंदिर जो है एक उच्च स्टोन पर बनाए जाते हैं, थोड़ी हाइट पर बनाए जाते हैं। तो मंदिर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बनाए जाते हैं, यानी कि जब कोई स्टैचू वगैरह बनाया जाता है तो आप देखते हैं ना, पहले उसको बेस दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मूर्ति खड़ी करी जाती है। ऐसे ही टेम्पल होता है, टेम्पल को सीधे जमीन के साथ नहीं बना दिया जाता, थोड़ा स्पेस दिया जाता है, ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है। ठीक है, वो टेम्पल नागर शैली से आए हैं। ये बात करें प्रवेश हेतु सीढ़ी लगाई जाती है, यानी कि आप जब एंटर करोगे मंदिरों के अंदर आपको सीढ़ियां देखने के लिए मिलेंगी 100% है। कोई मंदिर जब ऊंचा होगा तो आपको सीढ़ियां मिलेगी, लिफ्ट नहीं मिलेंगी। ठीक है, अच्छा ये बात करें आप लोगों से विशाल चार दीवारी और गोपुरम सामान्यता नहीं होते, कहाँ पे, नागर शैली में। ये मैंने आपको पॉइंट लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, अच्छा प्रारंभिक मंदिरों में एक शिखर होता था, है ना, यानी कि अर्लियर टेम्पल जो है वो शिखर कंटेन करता था। पहले फ्लैट होता था, रूफ फ्लैट होती थी, फिर धीरे 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 जाके क्या होने लग गई, आप लोगों का शिखर जो है वो बनना शुरू हो गया, और नागर शैली उसी को ही डिफाइन करती है। बाद में मंदिरों में अनेक शिखर जो है वो बनाए गए, और भी शिखर बनाने शुरू कर दिए मंदिरों में। गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, यानी कि जितना भी ऊंचा शिखर है, जैसे मंदिर में फॉर एग्जाम्पल 4 शिखर है, ठीक है, तो जो मेन भगवान जी का मंदिर है उसी का शिखर सबसे टॉप का होगा, उसी का शिखर सबसे ऊंचा मिलेगा आपको, छोटा नहीं मिलेगा। मेन भगवान भोलेनाथ का है, उसके बाद आप लोगों के गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी है टेम्पल के अंदर। तो जो विष्णु जी बेसिकली शिव जी का टेम्पल है, तो उनका गर्भगृह सबसे ऊपर मिलेगा। अगर मंदिर में बहुत सारे क्या है, शिखर है, तो उन गर्भगृह के ऊपर वाला जो शिखर होगा जो मेन भगवान जी का, वो सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बात करते हैं, शिखर के आकार के आधार पर कई उपशैलियां विकसित करी गई हैं, यानी कि यही शिखर आप लोगों के कई शैलियों पर बने हुए होते हैं, एक शैली पर नहीं बने हुए होते हैं। हाँ, कल जो पढ़ाया था उसमें क्लियर हो जाएगा, ये और ज्यादा क्लियर करने के लिए लगाया गया आपका। ठीक है, अभी नागर शैली आप पढ़ेंगे कैसे, आपके लिए है ना, ये आपके लिए जहां समझ में नहीं आई, ये लैतिन आप लोगों की लतीना शैली होती है, यानी कि उप शैलियों में आ जाती है। ये आप लोगों की लतीना शैली की तुलना पे चौड़ी और छोटी होती है। कैसे होती है ये वाली, आप लोगों की फार्म सना शैली, इसको आप लोग पढ़ोगे, ये और क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। हालांकि आपके सवाल नहीं आते, इनकेस कहीं से आ जाए तो आपके दिमाग में रहे कि भाई ऐसी ऐसी होती है, केवल नाम पढ़ो। अभी आप लोगों की वल्लभी शैली होती है, जो कि नागर शैली की एक उपशैली है। जैसे कि आप लोगों के महत्वपूर्ण तथ्य क्या बात करते हैं कि बाद में नागर शैलियों में कई छोटे छोटे शिखर बनाए गए, जो अभी हमने पढ़ा। सबसे ऊंचा शिखर हमेशा गर्भगृह के ऊपर होता है, ये हमने जान लिया। मंदिर का स्वरूप पर्वत शिखर जैसा दिखाई देता है, ये भी जान लिया। जैसे कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, पर्वत जैसा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा सा। और दक्षिण अवतार टेम्पल और देवघर टेम्पल जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये शैलियां मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ छुड़ा नहीं रही हूँ कि आप बोलो कि मैम आप छुड़ा दे रहे हो, मैं नहीं छुड़ा रही। आपसे जो पूछा जाता है वो बता रही हूँ। आपसे नागर शैली की उपशैली पूछ ली जाएगी तो आप बता देना कि लतीना शैली उसकी उपशैली होती है, और आपसे इसके अंदर जाके नहीं पूछेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो आपके लिए कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ठीक है यार, मूर्तियां कैसी होती है, मैं कैसे बना के दिखाऊं मूर्ति। गंगा भी एक देवी है, यमुना भी एक देवी है। अब आप मुझसे मूर्ति पूछ रहे हो कैसी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ जो मैंने बताया। बताओ, एक बार थम्स अप क्रिएट करो, समझ में आया। अंशु तुम अपना कमेंट रोको पहले, अंशु तुम अपना कमेंट रोको, तुम्हारी कमेंट मुझे दिख रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। आगे अंशु तुम अपना कमेंट रोको मेरे भाई, रुक जाओ, तुम्हारे कमेंट के अलावा किसी का कमेंट दिख नहीं रहा। हाँ, एनटीपीसी में आया था ना, आ रहा है समझ में। हाँ, तो मैंने कौन सी अलग लैंग्वेज थोड़ी ना बोली है,
एक अंकित को, एक अंशु को समझ में नहीं आ रहा, एक अजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब पूछो तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा। अब तुम गंगा और यमुना की मूर्ति मुझे पूछोगे तो मैं बना के दिखाऊंगी नहीं कि ऐसी होती है, समझो ना। टाइम है 9 बजे मेरे भाई। अब देखो बच्चों के सवाल कैसे हैं। मैम गंगा और यमुना की मूर्ति कैसे होती है, अब मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना मेरे भाई, इतनी 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 चीजें आप खुद से भी सर्च करो, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, ठीक है। अब तो भाई ये इसमें मैं क्या बताऊं। अब आप बोलोगे कि मैम विद्याग्राम की टी शर्ट ऐसी क्यों है, मैं बोलूंगी ऑफिस ने डिसाइड करी है इसलिए ऐसी है मेरे भाई। इसका कलर ब्लैक है इसलिए ब्लैक है, इसका कलर व्हाइट नहीं है। तुम ऐसी चीजें पूछते हो मुझसे जो कि बिल्कुल, जिसका मुझे लगता है कि सर पैर नहीं होता। पानी दिखा दीजिए। अजीत अगर मैं रिपीट नहीं करूंगी ना तुम्हारे दिमाग में जाएगा भी नहीं है। अभी तुम्हारा ही कमेंट था कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तुम बोल रहे हो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। एक चीज पर स्टेबल रह सकते हो आप, या तो समझ में नहीं आ रहा या तो मैं ही रिपीट कर रही हूं, दोनों में से एक ही चीज है। हाँ आती है मेरे भाई, सब एग्जाम में स्ट्रैटेजी की आती है, ठीक है। डिस्टर्ब मत क्या करो क्लास को, मैं पूछती हूँ समझ में आ रहा, तुम्हारी कहानियां ही अलग होती है। नहीं मैम हम तो कुछ और ही बताएंगे, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, मैं सच बता रही हूँ ऐसे नहीं होती है। मैं किसी से ये बैर नहीं है मेरा कि मेरे को समझाना नहीं है, बट तुम सवाल भी तो वैसे पूछो ना जो समझाने लायक हो। अब मैं मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति सारी ऐसी होती है जो आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अब मैं एक एक मूर्ति ऐसी लगा दूं, नहीं ना। पढ़ो। अब क्वेश्चन कैसे मिलते हैं तुमको पेपर में, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या तो शैली पर पूछ लिए जाते हैं, मेरी बात सुनो, या तो शैली से पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट मंदिर पूछा जाता है कि कहां पर है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि अगर वो मंदिर में जाने आने के लिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑपरेशन चला दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अभी अमरनाथ टेम्पल था आप लोगों का, तो साल 2025 में इसमें ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, तो वो पूछ लेगा कि ऑपरेशन शिवा कौन से मंदिर में चलाया गया था, क्योंकि पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ था, और पहलगाम अटैक के बाद मंदिर के पट और मंदिर के द्वार जो है वो खुले थे, तो वहां पर जो श्रद्धालु जा रहे थे उनकी रक्षा के लिए। तो कुछ इस तरीके से सवाल बन सकता है कि अगर आप फिर करंट को उसके साथ लिंक करके पढ़ो, इसलिए बोलती हूँ करंट अफेयर की क्लास लिया करो। पहला सवाल ये हो गया, समझ में आया कि कोई ऑपरेशन वगैरह चलाया गया, कभी वो चर्चाओं में बना, कभी उद्घाटन हुआ है, तो वो सवाल आपसे पूछेगा। दूसरा उसी सवाल से रिलेट करके पूछ सकता है कि टेम्पल कहाँ पर है। तीसरा पूछ सकता है कि कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। चौथा पूछ सकता है समय में केवल वही बताऊंगी जो जो आपसे पूछे जाते हैं, सबके समय नहीं बताऊंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, खुशी, बहुत बढ़िया। अब समझो केदारनाथ टेम्पल में अगर हम बात करते हैं किससे जुड़ा हुआ है, केदारनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की आपको लिस्ट दूंगी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो शोर मत मचाना कि कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग नहीं है। देखिए माना ऐसा जाता है कि इन स्थानों पर जो आप लोगों का लिंग है, यानी कि जो आप लोगों का भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, माइंड से आउट हो गया मेरा, जिसपे हम जल चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिवलिंग, है ना। यानी कि हमने उस शब्द को बोला लिंग, तो वो जमीन से उत्पन्न हुआ। कहावत ऐसी भी है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझे, जहां पर आप लोगों का वो लिंग जमीन से उत्पन्न हुआ, वो धीरे 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 करके इतना पाप है ना विश्व भर में कि वो नीचे 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 धंसता जा रहा है अपने आप, उसकी पूजा करी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उज्जैन में आप लोगों का महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। केदारनाथ में आप लोगों का केदारनाथ मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर है आप लोगों का कहां पर मैम, उज्जैन में। आप लोगों का मल्लिका अर्जुन टेम्पल है। ऐसे टेम्पल ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, शिवलिंग। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ो रजत, ठीक। तो ये कैसा है, ज्योतिर्लिंग है। हालांकि ज्योतिर्लिंग की मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, परेशान मत होना, आज क्लास में वो लिस्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब बोल रहा है भगवान शिव को समर्पित
क्योंकि भोलेनाथ का ही क्या है, ज्योतिर्लिंग है और भोलेनाथ को ही क्या है, समर्पित है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से तथा 4 धामों में एक प्रमुख मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है। 4 धाम कौन कौन से हैं लिख लो आप लोगों का, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसी के साथ आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब ये कौन कौन से भगवान जी को जुड़े हुए हैं? गंगोत्री माँ गंगे को जुड़ा हुआ, माँ गंगा से जुड़ा हुआ टेम्पल है। यमुनोत्री माँ यमुना से जुड़ा हुआ टेम्पल है। केदारनाथ भोलेनाथ से जुड़ा टेम्पल है। बद्रीनाथ विष्णु जी से जुड़ा टेम्पल है। अरे क्या हो रहा है यार, तो ये सारे भगवान जी से जुड़ा हुआ टेम्पल है। ठीक है, ये होते हैं 4 धाम। ये है कहां पर, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। ठीक है, चलो समझ गए। अब भी क्या होता है कि अगर इस टेम्पल की ऊंचाई पूछे, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ है, 3580 मीटर की ऊंचाई पर यह टेम्पल आप लोगों का स्थित है। और ऐतिहासिक संदर्भ में, यानी कि हम अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझे इस पॉइंट को, तो क्या बोलता है, माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करा। आदि शंकराचार्य आप जानते होंगे। ठीक है, अब नहीं जानते तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन लो कि आप इसे खोजो, शंकराचार्य कौन होते हैं, ये आपको खोजना पड़ेगा। अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें एक शंकराचार्य काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे। तो ये आपका काम होता है। ठीक है, कुछ काम अपने आप को दो करने के लिए, सबका सब हलवा खाने के लिए नहीं बैठे तुम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पांडव कौन थे, महाभारत आप सभी ने देखी है कि ये कथा संग्राम की, है ना, मस्त लगता है। ये कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, है ना। महाभारत, पांडव और कौरव आप जानते हो, है ना। द्रौपदी का चीरहरण करा था, उसका अपमान करा था, उसी पे महाभारत जो है वो पूरी की पूरी आ गई, है ना। तो वो महाभारत, ठीक है। तो वो पांडव उन्होंने वो शतरंज खेला, क्या खेला, है ना, उसमें वो हार गए, अपना साम्राज्य, अपनी वाइफ को भी हार गए थे, ऐसा करके, है ना। तो ये, तो यहां से अब देखो, आपको पता है साल 2000 कब की बात है, एक बाढ़ आई थी, मेरे को टाइम प्रॉपर याद नहीं है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम, वहां पे बाढ़ पहले की आई थी आई गेस, बाद में मूवी बनी थी, मैं मूवी देख के आई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो थोड़े टाइम पहले की बात है, 19-20 की बात है, 16-17-19 ऐसे की बात है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ना बाढ़ आती है, तो वहां पे ना एक चट्टान आती है बहुत बड़ी सी, ये कहानी है, ये आपके पेपर में नहीं आएगी, बट फिर भी पांडव का कंसेप्ट मैं बता रही हूँ। भीम सबसे शक्तिशाली थे, क्या कहा जाता था, उनमें कितने हाथियों की जान है, कितने हाथियों का दम है उनके उनके अंदर, 1000 हाथियों का, है ना, कि 100 हाथियों का, ऐसा बोला जाता था कि उनमें पावर थी। तो क्या होता है कि भीम ने बोला था कि मैं इस स्थान की रक्षा करूंगा, उस समय पर जब बनवाया था। तो क्या होता है, बाढ़ आती है तो ना एक बहुत बड़ी सी शिला टूट कर आती है, राउंड 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 करके, और मंदिर के एंट्रेंस पर जाकर रुक जाती है। और जो बाढ़ आती है, बाढ़ भी आ रही होती है पीछे, तो पानी जो है वो सारा का सारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पल है आप लोगों का, और यहाँ पे एक भीमशिला आ गई है, ठीक है, रख दी गई है, और ये इतनी बड़ी थी कि मंदिर को कवर कर गया। जैसे ही पानी इस पे बाढ़ आती है तो पानी सारा स्प्लैश इधर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भीम जो है वो वापस आए थे, मतलब धरती पर आए थे, उन्होंने इस मंदिर की रक्षा करी थी। मंदिर में जितने भी लोग थे वो सही सलामत थे, बट मंदिर के बाहर जो भी लोग थे
उनकी डेथ हो चुकी थी। इतनी गंदी बाढ़ आई थी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। है कितने हाथियों का दम था? 1000 हाथियों का, 10,000 हाथियों का, समझ गए ना आपने दी बात, है ना? तो ये पांडव वो बोले पांडव है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पांडव थे, भीम। 2013 में आई थी। हाँ, मतलब मैं मूवी देख के आई थी कॉलेज टाइम पर, मुझे इतना पता है। ठीक है, ओके अद्विक, ठीक है, नॉट एन बिग इशू, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो केदारनाथ मंदिर समझ में आया, क्लियर हो गया? केदारनाथ मंदिर, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर भी भोलेनाथ को जुड़ा हुआ टेम्पल है। अब सोमनाथ मंदिर जो है, इसको किसने लूटा था 17 बारी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, कि इसको लूटा किसने था? हु लूटेड सोमनाथ टेम्पल? कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर था, शासक था, जिसने इस मंदिर को 17 बार लूटा? 17 टाइम लूटा। नाम आपके हवाले साथियों। अब मैं पहले समझा दूं, उसके बाद कमेंट करना। मैं कमेंट देख नहीं रही हूं, मैं जब देखूंगी जब आप कमेंट करना, ठीक है? अच्छा, सोमनाथ मंदिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। सबसे पुराना, जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे पास 12, उसमें सबसे पहला बना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर हो जाता है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है? गुजरात के कहां पर? तो सौराष्ट्र जगह पे, ठीक है? तो कहां पर? गुजरात, राज्य गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। ये बोल रहा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है, ठीक है मैम। ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये इतिहास का भाग है। आपको केवल यहां ये जानना है कि ऋग्वेद और शिव पुराण आपकी मम्मी दादी घर में किसी न किसी ने पढ़ी होगी। आप पूछना कि मम्मी शिव पुराण क्या होती है, शी विल टेल कि व्हाट इज शिव पुराण। अगर मम्मी को भी नहीं पता ज्यादा नॉलेज तो पंडित जी से पूछ लेना, इन शॉर्ट वो आपको 2 लाइनों में बता देंगे, ठीक है? तो शिव पुराण मेरी मम्मी पढ़ती हैं, ठीक है, और ऋग्वेद, इनमें इस टेम्पल के बारे में आपको जानने के लिए मिलता है। यानी कि पुरानी कथाएं हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि हमें हिस्टोरिकल चीजें कहां से पता चलती है, पौराणिक कथाओं में से पता चलती है। तो ऐसे जैसे पुराण है, इनमें लिखा हुआ है इन टेम्पल्स के बारे में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं और महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, ठीक है, कि आक्रमणों के बाद, क्योंकि एक आक्रमण नहीं हुआ था, 17 बार आक्रमण हुआ था, तो आक्रमणों के बाद कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान में मंदिर 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाया गया था, ठीक है? अगर आज के टाइम की हम बात करते हैं, मतलब अभी अपने एरा की बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम एरा में तो वो मुस्लिम वाले जो जब रूल था, जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था उस समय पर, है ना? हमको कोई हमारे पास बहुत बड़ी लाइफ लेकर आए नहीं है। लाइफ स्पैम आपको पता है कितना है, 60 से 70 वर्ष तक का ही रह गया। तो जब इस मंदिर को बहुत बार लूटा गया था, तो बहुत बार निर्माण किया गया था। जितनी बार इस मंदिर को लूटा गया, उतनी बार इसमें सोने के मुकुट, हार, पैसा, सजावट, सारी चीजें रखी गई। 17 बार लूटा, 17 बार इस पर क्या रखा गया? सामान रखा गया, ऐसा ऐसा। फिर समझ में आ गया कि अब मत रखो, अब ये लूट के ले जाता है हर बार, ठीक है? थोड़ी देर में समझ में आई थी 17 बार आक्रमण होने के बाद। फिर आज के टाइम की हम बात करें 1951 को लेकर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस टेम्पल का, इसको रेनोवेट करवाया। अब बताओ किसने करा था? गजनवी ने या गजनी ने? हु लूटेड सोमनाथ टेम्पल? अब बताओ आप कमेंट सेक्शन में। टाइम क्या हो गया? 57। पीछे क्लास लगी हुई है, पीछे क्लास लगी हुई है। गजनवी। अरे इब्राहिम लोदी ने कहां लूटा? तुमको भेजू इब्राहिम लोदी के पास? कुछ भी बोलते हो, इतिहास पढ़ के आओ जाओ। लगा हुआ मैथ्स का क्लास? हाँ, गजनवी था जिसने लूटा टेम्पल को 17 टाइम्स, है ना गजनवी। अगर मैंने गलत बोला तो आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है? ये लोग गोरी, ठीक है? अच्छा रुको, ठीक है? तुमको ये टेम्पल समझ में आया? अब इसके इतिहास के बारे में समझो। एक बार मुझे चेक करने दो, इसके 10,000 साल हुए या फिर 1000 साल, उससे मैं आपको एक करंट अफेयर बताऊंगी, ठीक है?
मुझे एक मिनट देखने दो, मेरे को डाउट है। 1000 मैंने लास्ट क्लास में 1000 बोला था, बच्चे कह रहे 10,000 है। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल हजार साल ही हुए। एक बच्चा बोल रहा था कि मैम इस मंदिर को बने हुए 10,000 साल हो गए, तो इसलिए मैंने चेक करा, मुझे 1000 ही याद था। ठीक था मुझे याद। कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, अब इस मंदिर को जब रेनोवेट करा, ठीक है, पहले तो अगर हम बात करें 1926 में, 1026 में इसमें आक्रमण हुआ लास्ट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट हुए, आक्रमण को, अटैक्स को कंप्लीट हुए 1000 वर्ष हो गए थे इस साल। ठीक है, तो यहाँ पर एज एन याद करा गया था उसको कि मंदिर को लूटा गया था, और रेनोवेट हुए 1951 के बाद 75 वर्ष हो गए। ठीक है, तो इसको एज एन एक पर्व के रूप में बनाया गया था। पर्व इन सेंस समझ रहे हो, मतलब याद किया गया था। तो ये पीएम मोदी ने करा था, ये करंट अफेयर बनी थी। ठीक है, इस साल क्या हो गए थे आप लोगों के 1000 वर्ष पूरे हो गए थे भाई। टर्म है ना, अमृत पर्व और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अमृत पर्व, सोमनाथ अमृत पर्व, ठीक है, इस नाम से ये जाना गया स्टूडेंट्स, ये याद रखना। तो ये करंट अफेयर है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी मैं आप लोगों से, हाँ मैं छोड़ रही हूँ मेरे भाई, 10,000 नहीं, 1000 वर्ष पूरे हुए, कूट दूंगी। देखो तुमको दिखाई दे तो देख लेना ना, गूगल कर लेना। 10,000 बोल रहे हो अभी भी, तुम ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। कभी कभी आदमी को आते हो अपने ऊपर कभी कभी ऐसा जाता कि मैंने तो गलत नहीं पढ़ लिया कहीं। ये देखो दिखा है, ये मोदी जी की तस्वीर भी आ गई। ये देखो, आंख खोलो, खोलो आंख, नींद से उठो, दिख रहा है तुमको? ललित मेरे भाई, तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो कि प्रमोशन करने आए हो? जब से एक ही कमेंट कर रहे हो, क्यों? पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा तुम्हारा? क्या बात है यार। अब मैं तुमको कल पढ़ाऊंगी यहाँ से वैष्णो देवी टेम्पल से। ठीक है, इसके बाद फिर तुम्हारे लिए और इजी कर दिया। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं नोट्स बनाती हूँ, ऐसे बना दिया तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे को आसानी हो जाए। कल ही की क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी, थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, और इसमें ज्योतिर्लिंग भी सारी लिस्ट को ऐड कर दूंगी। ठीक है, मोदी ये तो मुमकिन है। ललित अपना कमेंट रोकोगे? चलो, किसी को डाउट हो पूछो, और फालतू के डाउट मत पूछा करो मेरे से, मेरा माथा घूम जाता है कभी कभी। ठीक है, दूसरा कितने % समझ में आया फटाफट बताओ। हाँ, मेमोरी पार्ट 1 पार्ट 2 देख रही हूँ, जल्दी बताओ, फिर जाओ मैथ्स की क्लास में। कितना % समझ में आया? फिफ्थ पार्ट डलवा दूं और कंप्यूटर देख लो। अभी फोन करती हूँ सर को क्लास के बाद। ठीक है, नो डाउट। 98%, 50%, 50 वाले दोबारा देखना क्लास को, 1% वाले तो इसकी तो कुटाई करूंगी कौन ही मार के ऐसे। ठीक है, 180 तक समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। कंप्यूटर की फाइल डलवा रही हूँ, जो नहीं डली पता नहीं यार, डल जाती है तो मुझको दिखती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती है, फोन करके पूछती हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, धन्यवाद, सी यू। कल मिलती हूँ आप लोगों से, कल इसको चैप्टर को एंड करेंगे और परसों लगाएंगे इसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, थोड़ा तेज चलूंगी, कल बता रही हूँ।